दो टूक सीधी बात में आज हमारे साथ हैं दानापुर जिला पटना के जाने माने संतराश रामू कुमार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये अपनी कला जीवन यात्रा के बारे में। अजीम संतराश जनाब रामू कुमार जी की जिंदगी के माजी के जरोखों में जाकर देखें तो आप जी की पैदाइश दानापुर कैंट पटना जिला बिहार में एक आम खानदान 1969 में हुई। इनकी इब्तदाई तालीम भी दानापुर में हुई। आप जी के वालिद साहब स्वर्गीय सीताराम पंडित जी ट्रेडिशनल मूर्तिकार थे और माता श्रीमती कुशल गृहिणी। परिवार में 5 भाई 2 बहनें थी। आप जी का लालन पालन भी पारंपरिक माहौल में, जहां पहले ही लोक कला पर ट्रेडिशनल मूर्तियां बनाई जाती थी, जाजू कहें आप जी को मूर्ति कला विरासत में मिली, जिस कारण आप जी का रुझान इसी ओर बढ़ा। मूर्ति कला माहौल में परवरिश होने के कारण प्रकृति के दृश्यों को बनाने में व समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा और मिट्टी की मूर्तियां घर पर ही दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा हो या अन्य नवरात्रि त्योहार का कार्य बचपन से ही देखने व करने का मौका मिला। फूल पत्ते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कुदरती सोनिहाल और मौसमी बदलाव इन्हें बचपन से ही अपनी ओर बाजू करते थे। यही जज्बियत इन्हें एक संतराश बनने की तारीफ का जरिया बनी। अपने अंदर पनपे फन के बीज को मुकम्मल बड़ वृक्ष बनाने की शक्ल देने के लिए अपना रुख पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की ओर किया। नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल है? सब बहुत बढ़िया। कैसे बहुत अच्छा चल रहा है? बैठिए। आए रामू कुमार जी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा ना। बहुत दिन के बाद देखा है आपको। आज 2 टूक में कुछ बातचीत हो जाए। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के वाफिद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी एक महान शख्सियत से, जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक खास मुकाम हासिल किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वैसे ही हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विराजमान है एक महान शख्सियत जो बिहार के रहने वाले हैं, रामू कुमार। रामू कुमार जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म दानापुर, जो कि कैंट एरिया मिलिट्री छावनी क्षेत्र के दानापुर कैंट में हुआ है। और मेरे परिवार में ट्रेडिशनल जो आर्ट होता है, टेराकोटा, छोटे छोटे मूर्तियों का काम होता था। बचपन से ही आपको रुचि थी आप इसमें, या पारिवारिक कुछ दबाव था? ट्रेडिशनल वर्क तो होता ही था, जिससे के कारण मैं 10th करने के बाद मेरा भविष्य जो था आर्ट के प्रति था रुझान। काफ़ी छोटे छोटे खिलौने, मूर्तियाँ मैं बनाता था, लेकिन विरासत में मिला था आपको? विरासत में मिला था। और आगे मेरा एक प्लान था कि मैं भी इस क्षेत्र में कुछ आगे करूं, लेकिन पता नहीं था। और कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि एक आर्ट कॉलेज भी है पटना में, लेकिन उस समय पटना भी आना जाना बहुत मुश्किल था। एक बार फिर आपको पीछे ले जाता हूँ मैं, स्कूल में। बिल्कुल। स्कूल जब कर रहे थे आप स्कूलिंग में, तो स्कूल में आर्ट का सब्जेक्ट था। हाँ, वहाँ पढ़ाया जाता। उस वक्त कौन कौन से गुरु थे जिनसे आपको प्रेरणा मिली? तो उस समय का गुरु तो याद नहीं है, लेकिन हाई स्कूल में मैं 7th क्लास में जब था तो कुछ ड्राइंग वगैरह बनाते थे, तो टीचर लोग काफ़ी पसंद करते थे। बुक में से जो भी देखते थे आप उसको? प्रतिलिपि बनाते थे, किताबों से जो चित्र होता था उसका ऐसे भी चित्र बनाते थे, तो बहुत लोग खुश होते थे कि ये अच्छा बनाता है। तो परिवार में कितने भाई बहन थे जिनको इंटरेस्ट था कला के प्रति? सभी लोग मिलजुल के ही, क्योंकि ट्रेडिशनल काम था और
व्यवसाय मेरे वही परिवार में माहौल था, कला का एक कला का माहौल मिला। था, उसी से मेरा परिवार का जो भी चलता था, मतलब चलता था। पर आपको बचपन से ही वो रुझान भी था। हाँ, और आपने रुझान कला की और ही आपका रुझान था। हाँ, कला के प्रति रुझान तो था, लेकिन पता नहीं था कि इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का भी स्कोप है। तो कहाँ से आपने बीएफए किया? बीएफए मैं पटना आर्ट कॉलेज से किया हूँ। और मास्टर भी? मास्टर्स मैं बीएचयू से 2001 में मेरा कंप्लीट। बीएफए करते समय आपको किन गुरुओं का व ऐसे महारथियों का साथ मिला जिनसे आपकी कला में और निखार आया? बीएफए शुरुआती दौर में झा सर थे, श्याम शर्मा सर थे और अमरीश कुमार जो कि मेरे गुरु रहे हैं फैकल्टी स्कल्पचर में, और पांडे सुरेंद्र सर जो प्रिंसिपल थे वहाँ उस समय मेरा एडमिशन हुआ था बीएफए के दौरान। ये सब मेरे गुरु रह चुके हैं। और ऐसे कुछ सीनियर कलाकार थे जिनसे सहयोग मिला या जिनके साथ उनके भी जिक्र करना जहाँ लाजमी होता है, क्योंकि जब बात चल रही है आपकी बीएफए की, तो आपके कौन कौन से और साथी सहपाठी थे जो आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के कार्य करते थे? मेरे सहपाठी तो ऐसे युवराज सिंह थे और कई सीनियर आते थे जिनसे मैं कुछ न कुछ सीखते थे, प्रेरणा मिलती थी, सीखते थे, वो बताते थे कैसे क्या करना है और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी देते थे और काफ़ी मतलब एनर्जेटिक रूप से बीएफए मेरा रहा है। तो जितनी कला की बारीकियाँ थी, टेक्निक थी, वो सब आपने सीखी? जी हाँ, जो आगे भी आपके कार्य लगती रही? हाँ, जो आगे काम आया काफ़ी। कला की जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी, जैसे मॉडलिंग हो, स्कल्पचर में जो आपने स्कल्पचर चुना सब्जेक्ट को? हाँ, क्योंकि चुनने का कारण था कि पारिवारिक जो परिवेश था, पहले से ही मिट्टी में रमे बसे थे, मिट्टी से परिचय था, तो मेरा रुझान ही रहा कि मैं स्कल्पचर ही लूँगा, क्योंकि उसको समझने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और बाद में मॉडलिंग में भी बहुत सारा दुविधा था, वो ख़त्म मतलब होते गया। फिर जब मास्टर आप बीएचयू में करने गए, हाँ, तो तब आपको कैसा लगा? पटना से या बनारस में जा रहे हैं, और क्या क्या परिवर्तन हुआ आपके कार्य में और आपको क्या लगा? बनारस में तो प्रैक्टिकली रूप से तो दिन भर मतलब गुजर जाता था। उसमें मेरा सब्जेक्ट मेटल कास्टिंग और स्टोन कार्विंग था, जो मैंने लिया था। पीठ पांडे पीछे विनोद सर के अंडर में मेरे गाइड थे। और थ्योरी जो वहाँ होता है, वहाँ थ्योरी से हमको बहुत समझने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ों को, आर्ट को समझने का। तो ये सब परिवर्तन देखने को मिला और समय काफ़ी देते थे अपने कामों के प्रति। और वेस्ट जो समय इधर उधर जाता था वो अपने कैंपस में ही गुजारते थे। काम के प्रति काफ़ी समय देना होता था। जो साल में जो होते हैं सबमिशन होता है वगैरह, उसको तैयारी करने में और पूरी लिखना है, लिखना बहुत सारा और रहता है। ये तो रहा मेरा। राम कुमार जी, जब मास्टर आप करने गए बनारस में बीएचयू में, आपने बोला है ना, तो तब कौन कौन से गुरु मिले आपको, या कौन से ऐसे कलाकार मिले जिनकी प्रेरणा से आपको कार्य आगे बढ़ने का मौका मिला? ऐसे तो मदन लाल गुप्ता थे, विनोद सिंह सर थे, और ऐसे मेरे गाइड के रूप में तो पीचंद विनोद सर थे, भट्टाचार्य सर थे। सभी लोगों का अच्छा प्रेम और सौहार्द सहयोग रहा है। काम के दौरान काफ़ी प्रेरणा मिली, सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो क्या कहना चाहते हो इन सब का? धन्यवाद करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं हम सब गुरु को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद बनाए रखें, जिनकी बदौलत आज जहाँ तक आप पहुँचे, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ फील्ड में काम कर रहा हूँ, और आगे भी और भी रास्ता बने
मैं आपसे दुआ करता हूँ। धन्यवाद। राम कुमार जी, आप जब MFA कर रहे थे तो क्या सब्जेक्ट मैटर था आपका, क्या विषय था, किस विषय को लेके आप काम करते थे और कौन कौन मीडियम व टेक्निक का यूज़ करते थे ज़्यादा? देखिए, मेरा विषय तो प्राकृतिक से संबंधित था। प्रकृति के बीच रहते हैं तो सारा कुछ हम भी प्रकृति के ही एक पार्ट है। तो प्रकृति को लेकर के मेरा एक विषय रहा है, उसको लेकर के मैं डिजिटेशन वगैरह कंप्लीट किया हूँ और माध्यम से मेरा मेटल कास्टिंग और स्टोन कार्विंग रहा है। तो उसमें जो आप कर रहे थे, जो जिस टेक्निक में, जिसमें मीडियम में, मेटल में जैसे बोला, स्टोन में, तो इन दोनों में क्या अंतर था? जो हमारे बाहर नए पीढ़ी के लोग हैं जो सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, या उसमें कौन सा आपको लगता है कि इजी था, इसमें आप और बढ़िया कर सकते थे? देखिए, मेटल तो शुरुआत उसका क्ले मॉडलिंग से होता है। तो क्ले मॉडलिंग मेरे लिए भी शुरू से, क्योंकि बैकग्राउंड तो मेरा क्ले मॉडलिंग मिट्टी से ही जुड़ा हुआ था, तो क्ले मॉडलिंग मेरा काफ़ी फेवरेबल रहा है सब्जेक्ट। और उसके बाद मोल्ड जो प्रक्रिया होती है मेटल कास्टिंग का, उसमें भी मैं बहुत मनोयोग से उसका वैक्सिंग, डिवैक्सिंग, कास्टिंग सबका प्रोसेस से एक लंबा प्रोसेस रहता है, लंबे गुजरने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और स्टोन कार्विंग भी मैंने किया वहाँ पे रह करके, काफ़ी उसमें भी क्योंकि वो एक हार्ड प्रोसेस है, वो हार्ड को कैसे सॉफ्ट करना है, वो सारी करना है, ये मैं काफ़ी प्रयास किया हूँ स्टोन में वो सॉफ्टनेस लाने का। बहुत सारे वर्क मेरा स्टोन में भी रहा है। तो कुल मिलाकर के 20-25 काम तो मैं किया था मास्टर्स के दौरान। और अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की? ऐसे तो मेरा प्रदर्शनी ग्रुप से में ज़्यादा रहा है। दिल्ली आपका हो गया, लखनऊ मेरा एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर का शो हुआ था, ग्रुप शो। ब्रॉन्ज स्कल्पचर टाइटल ही था उसका। अलग अलग स्टेट में आपने जहाँ हुआ करते रहे, स्टेट और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आप करते रहे और आगे बढ़ते रहे। राम कुमार जी, अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप? स्टेट अवार्ड तो मुझे मिला है 2020 में, 19-20 में, और एक नेशनल ललित कला अकादमी के द्वारा 2 बार सिलेक्शन हुआ है मुझे नेशनल एग्जीबिशन में कामों का सिलेक्शन हुआ है, और भी सम्मानित किया गया। जो स्टेट लेवल के थे आपने वो अपने राज्य में और कई दूसरे राज्यों में वर्कशॉप से, सेमिनार में भी सम्मानित किया गया। वो अब तक कितनी वर्कशॉपें व कैंप अलग अलग जगह पे आप कर चुके हैं? थोड़ा उनके बारे में। 15-20 तो कर चुके हैं वर्कशॉप कैंप। पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इस तरह से कई जगह पे मेरा नेशनल वर्कशॉप हुआ है। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं राम कुमार जी द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पे। कुछ इस तरह राम कुमार जी ने अपने अंदर पनवे फन के बीज को मुकम्मल बोधी ट्री बनाने की शक्ल देने के लिए आप जी ने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी की ओर अपना रुख किया। अपनी स्नातक की डिग्री वहीं से पूरी करने के बाद इन्होंने अपना रुख बनारस की ओर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की उम्मीद की एक नज़र आई। उसी उम्मीद पर पूरा करने के लिए इन्होंने अपना रुख बनारस BHU फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी में आकर अपने फन की शुरुआत की, और यही वह वजह थी जहां पर वह देश के कई महान कलाकारों ने अपने भविष्य को उज्जवल बनाया। इसी कॉलेज से यही रहते उन्होंने कला की वो सभी बारीकियां सीख ली जो भविष्य में एक महान कलाकार बनने में सक्षम थी।
और यहीं पर इन्होंने पत्थरों को तराश कर आधुनिक मूर्तियां बनाने का कार्य भी किया। पत्थरों के साथ साथ इन्होंने धातु की मूर्तियां बनाने की भी महारत हासिल कर रखी। आज वे दानापुर में रहकर ही अपना सारा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो म्यूरल हों टेराकोटा के, या फिर ब्रॉन्ज म्यूरल हों, या फिर अन्य धातुओं में जो कार्य वो करते हैं वो दुनिया तक पहुंचाने का कार्य वहीं से करते हैं। रामू कुमार जी की कला एक रियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक के बीच में इर्द गिर्द घूमती रही और अपने आसपास के माहौल को, प्रकृति को ही लेकर उन्होंने प्रकृति की गोद में बैठकर ही अपने कार्य को करना महसूस समझा और वहीं पे रहकर वह अपना कार्य कर रहे हैं। कई सारी महान नेता, अभिनेता या अन्य महापुरुषों के मूर्तियां भी बनाई और साथ साथ वे फ्रीलांस अपना खुद का कार्य भी कर रहे हैं। समय समय पर वह प्रदर्शनियां देश विदेश में भी करते रहते हैं और कई नेशनल स्टेट एग्जीबिशनों में भी पार्टिसिपेशन करते रहते हैं। रामू कुमार जी जहां वे कमर्शियल कार्य करते हैं वहीं दूसरी ओर वे आधुनिक मूर्तियां भी बनाने का कार्य भी अपना करते रहते हैं। समय समय पर इन्होंने जहां जहां भी मौका मिला वहां वहां अपने हुनर का लोहा मनवाने का सिद्ध किया और अपने कला द्वारा लोगों को प्रभावित भी करते रहे, चाहे वह महात्मा गांधी की मूर्तियां हों या अन्य रिलीफ वर्क हों, चाहे मेटल के हों, टेराकोटा के हों या अन्य फाइबर ग्लास में हों, जिस सभी मीडियम में अपना कार्य करते रहते हैं और समय समय पर पब्लिक में रूबरू भी होते रहते हैं। रामू कुमार जी के जितने भी मूर्ति शिल्प बनाए हुए हैं वे आज कई संस्थाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो पटना में हो, बनारस में हो, या लखनऊ में हो, या अन्य किसी अदर स्टेट में। रामू कुमार जी ने जब भी मौका मिला अपने कला के और फन के तरीके से ही उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने का कार्य किया। उनके द्वारा बनाए गए ये मूर्ति शिल्प ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने बनाए हैं। रामू कुमार जी का हाथ इस तरह चलता है मट्टी को ऊपर कि जैसे किसी फनकार कलाकार की उंगलियां सितार या अन्य इंस्ट्रूमेंट पर चलती हैं। वो अपने आप ही उनके हाथों में वो एनर्जी पैदा होती है जो एक कलाकार में होनी चाहिए। एक अच्छा कलाकार वही होता है जो दुनिया और अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिलाए। अपने कला के बल पर ही उन्होंने अपना आज ये मुकाम हासिल किया है। वे अपने फ़न के ज़रिए ही लोगों पे पूरा उतर पाते हैं और अपनी कला के जोहर दिखा रहे हैं। टेराकोटा हो या फिर अन्य कोई मीडियम, उन्होंने कभी भी मीडियम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और अपने काम के तरीके से ही कार्य किया, चाहे वह मूर्ति शिल्प हों या अन्य रिलीफ वर्क हों। उन्होंने जब भी अपना कार्य किया और कला को दिखाने के लिए और कला का सही जो तरीका होता है उसी को अपनाया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज दुनिया भर में उनके ये मूर्ति शिल्प लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग पूरी तरह सराह रहे हैं। रामू कुमार जी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वे अपने कला और फन की बदौलत ही आगे बढ़ते गए और अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। पत्थरों के साथ साथ इन्होंने धातु की मूर्तियां बनाने का भी महारत हासिल कर रखी है। आज वे दानापुर जिला पटना में रहकर ही अपनी फ्रीलांस कार्य कर रहे हैं और देश विदेश में अपनी फन की बदौलत
अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। आज रामू कुमार जी को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनके फ़न की बदौलत ही वे सभी में अपने दिलों पे राज करते हैं। रामू कुमार जी की जितने भी मूर्ति शिल्प हैं ये पब्लिक प्लेसों में लगे हुए हैं और पब्लिक को खूब रुझा रहे हैं और पब्लिक का मन इनके बनाए मूर्ति शिल्पों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इनकी कलाकारी तो उद्यम की कलाकारी है, कलाकारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे अपने जी जान और मन और लगन की मेहनत से ही अपने कार्य को करते हैं और इनके कला ही कलाकार का जीवन होता है, ये मानना है। रामू कुमार जी ने जब जब भी मौका मिला अपने फ़न को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फ़न का अपना पूरा इस्तेमाल किया। रामू कुमार जी की कला एक अद्भुत कला है जो आपके सामने दिख रही है। आज रामू कुमार जी अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी बिता रहे हैं दानापुर में ही। रामू कुमार जी, आप अब तक कहाँ कहाँ आपके कार्य लगे हुए हैं, जहाँ कौन कौन सी आपने एक्टिविटियाँ की जो वहीं पे डिस्प्ले हुआ कार्य? देखिए, मेरा BFA पटना आर्ट कॉलेज से हुआ। उस समय शुरुआत में गांधी संग्रहालय से जुड़ने का मौका मिला, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो सेक्रेटरी मंत्री महोदय हैं गांधी संग्रहालय पटना के, उन्होंने बताया कि आप एक छोटा सा मैकेट बनाइए। उन्होंने बताया कि आपको एक स्कल्पचर करनी है और उसका आप मॉडल बनाइए। मैंने मॉडल तैयार किया और उसके बाद वहाँ पे 3 महीने में एक स्कल्पचर तैयार किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि 11 फीट का है स्कल्पचर का, जो अभी लगी हुई है गांधी संग्रहालय में। फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं दिल्ली आना चाहता था, लेकिन दिल्ली नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ पे हमको कुछ कंटिन्यू काम और साथ में घर में सारी सुविधा मिलती थी, काम भी मिल रहा था। तो काम मिल रहा था, तो उस समय हमको नहीं लगा कि बाहर तो निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकल पाए। तो गांधी संग्रहालय में काफ़ी काम है मेरा, गांधी जी से संबंधित, गांधी जी के जीवन से संबंधित। अभिलेख भवन में काम है और मोतिहारी कलेक्ट्रेट में भी गांधी जी के से रिलेटेड दीवारों पे स्कल्पचर लगे हुए हैं। 14-15 पैनल का है स्कल्पचर दीवार पे। और सदाकत आश्रम में है, फिर महिला चरखा समिति में है, फिर आपका बनारस में कभी हाल में कैंप हुआ था, नेशनल कैंप, तो बनारस में लोहरावीर एक जगह है, वहाँ पे मेरा स्कल्पचर लगी हुई है 11 फीट की। और मदुरई में एक काम है मेरा, गांधी जी का मदुरई जैपनीज एक संस्था है, वहाँ पे मेरा काम यही है। और इंडिया के कई जगहों पे मेरा काम आप प्रदर्शित है। 1-2 साल पहले मेरे साथ भी गुजरात में थे, साथ भी गुजरात में काम करने का मौका मिला। और वहाँ पे भी आपका काम है? जी हाँ, वो कलेक्शन में रखा हुआ है। कलेक्शन में है और रेडसन होटल के पास है वो। यस। और बहुत बेहतरीन कार्य था और आपने पूरे सहयोग से मन से किया हुआ। मन से किया काम, रिलीफ स्कल्पचर वहाँ किया था। रामू कुमार जी, आप कब से ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में आते हैं और कैसा कलाकारों का बिहेव रहता है आपके साथ, या कैसा लगा तब से और अब तक? मुझे आने का एक मकसद था कि कुछ अपने कलात्मक जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करूं, मतलब समझ को अपने बढ़ाने का काम करूं। फर्स्ट टाइम जब मास्टर्स करने के बाद यहाँ पे अकेले आए थे, मतलब किसी के सहयोग से नहीं, बस आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएं, बहुत अजीब टाइप का लग रहा था। तो उस समय हम खुद टहल ही रहे थे अपने इस प्रांगण में, तो दूर से ही मैं उनको देखा, 2-3 आदमी उनके साथ थे, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई जाने का। बस
धीरे धीरे अपने चारों तरफ बहुत नेक दिल इंसान थे और मैंने हाँ। काफ़ी देर उनके पास काम किया। हाँ, काम किया। उनसे बाद में फिर संपर्क करके उनसे बातचीत की और बहुत अच्छा लगा था। और अब जो अब आते हो आप, तो कैसा लगता है? और कलाकारों को कैसा बिहेव रहता है? बहुत अच्छा माहौल है। अभी भी काम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और खत्री जी साथ में मेरे साथ हुए। मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि उन्होंने मुझे सारे और अच्छे तरीके से चारों तरफ में जो भी आता है, जो ललित कला में आता है, मेरा प्रयास रहता है उसको जहाँ के बारे में बताया जाए, जहाँ के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए। और पहले और अब के माहौल में परिवर्तन तो हर जगह होता है, लेकिन अभी भी उतने ही कलाकार एशिया का नंबर 1 विलेज है। इतने सारे कलाकार एक साथ काम करते हैं और काम करने वाले आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे। बिल्कुल काम करने का एक अच्छा माहौल बने तो ये अच्छी बात है। रामू कुमार जी, विजुअल आर्ट के अलावा आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको पसंद है, जो आप करते हैं? ऐसा है कि कोई भी कलाकार है, हमको नहीं लगता कि एक ही कला को करते हो, साथ में गुनगुनाना भी होता है, कुछ गाना संगीत से भी लगाव होता है, कुछ नाटक से भी लगाव होते हैं। तो हर कलाकार में कला ही होता है, लेकिन अलग अलग माध्यम में होता है, ये मेरा मानना है। और मुझे जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी कभी कभी कुछ गाने गाते रहता हूँ। सुनने का भी इच्छा होता है, कुछ क्लासिकल वाद्य यंत्र जो होता है उसको सुनने का काम के दौरान सुनते। तो आप कौन से गाना पसंद करते हो या सुनते हो? पुराने गाने जो होते हैं वो हम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और काम करते करते साथ में करते भी हो, हाँ। है ना? बढ़िया लगता है म्यूजिक के साथ काम करना। म्यूजिक भी सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, वो सब अच्छा लगता है, क्योंकि एकांत के लिए वो बहुत शांति सपोर्टिंग भी होता है, साथ देता है। एक संगीत काम करने के दौरान खालीपन को भरता है, ये मेरा मानना है। रामू कुमार जी, जो नए पीढ़ी के लोग हैं जो कलाकार बनना चाहते हैं या कला जगत में काम कर रहे हैं, टिक कर काम करना चाहिए उनको, और उनको क्या करना चाहिए फील्ड में टिकने के लिए? देखिए, ये कलाकारी जो है पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मेरे ख्याल से जीवन अपने आप को समर्पित करने का ही नाम है कलाकारी। और कला एक साधना है, और हमको लगता है कि इसमें आप बैठे हुए भी हैं तो आपका सोच भी कला के प्रति होना चाहिए। आप लिख रहे हैं तो उसको भी एक लिखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है कि आप मैसेज भेजना हो तो आप हमसे अपना आप अच्छा जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, मतलब जल्दी का मतलब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इसमें रमना पड़ेगा। बिना रमे आप 100% नहीं पा सकते, कदम से कदम नहीं मिला सकते, ये मेरा मानना है। तो कलाकार को क्या करना चाहिए जिन्होंने बनना चाहते हैं या जिन्होंने फील्ड में हैं, उनको क्या टिक के काम करते रहें? प्रत्येक दिन आप कला के प्रति कला के लिए समय दें, कला के लिए कुछ सृजनात्मक काम करते रहें, ताकि आपका माइंड, आपका जो बैठने का क्षमता है वो डेवलप होते रहे, आप काम अच्छे एक रचनात्मक कार्य को सृजित कर सकें। ये एक रामू कुमार जी और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो जैसे बिहार, पटना, आपके एरिया में जो कलाकार हैं, उनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए या बाहर भी निकल के कार्य करना चाहिए उनको? नहीं, बाहर निकलना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। घूमने फिरने, देखने जानने का सबका अधिकार है और घूमना भी चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे रह कर के आप सब कुछ नहीं जान सकते। घूमना और देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है एक कलाकार के लिए। मेरा ये जो अभी आधुनिक युग चल रहा है, इसमें मशीनी युग भी कहा जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए हैं जो हम उसी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ये
ठीक है भविष्य के लिए, या हमें मैनुअली काम करते रहना चाहिए? देखिए, आप जो दिमाग से सोचते हैं, जो आप क्रिएशन करना चाहते हैं, वो आप सोच के ही करते हैं। आप सोचा हुआ चीज़ आप मशीन से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो धारणा जो ये है वो आपका निकल के उतना 100% नहीं दे सकता है। ठीक है, आप उसको कुछ चीज़ों को मशीन से कर सकते हैं, लेकिन जो सरफेस का जो चीज़ है वो अपने हाथों से ही कर। जो मैनुअल होता है वो मशीन से नहीं हो सकता। हाँ, जो हम मॉडलिंग करते हैं, जो हम लाते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, जो फीलिंग होती है, जो टेक्सचर है, जो उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुरूप अगर ढालना चाहते हैं तो हाथ ही, मतलब क्योंकि हम काम करना है, हमें जितना जरूरत है उतना मशीन का पर जो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। रामू कुमार जी, जो कला में जो राजनीति होती है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? कला में राजनीति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति कर रहे हैं तो 100% कीजिए, और कलाकारी कर रहे हैं, सृजनात्मक काम कर रहे हैं तो 100% कीजिए, लेकिन एक दूसरे का सहयोगात्मक समावेश होना चाहिए ईमानदारी के साथ। और यहाँ पे किसी तरह का छल कपट का भावना नहीं होना चाहिए, विद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। आप उस दोनों को, एक चीज़ को समझते हुए सहयोग की भावना होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह का सहयोग हो। जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो फंडिंग हमें करते हैं, तो वो राजनीति पक्ष से ही हमें ज़्यादातर मिलते हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो या हमारे जो हुकूमत आती है, वो लोग ही डिसाइड करते हैं, है ना। तो जो हमारे कलाकार राजनीति करते हैं, कला में भी बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनको खुल के करनी चाहिए या अपनी जगह पर खुल के करनी चाहिए। सच्चे कलाकारों की उनको पहचानने की एक कमेटी हो, जो कि सच्चे सही जगह पे वो फंडिंग पहुँचे और सच्चे कलाकार को मदद मिले। जैसे हमारे ललित कला में जनरल काउंसिल बनती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनता है, और नॉमिनी होके लोग आते हैं, तो कैसे लोगों को आना चाहिए? जो एरिया से भाई एरिया आते हैं, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आए जो काफ़ी समय से फील्ड में है, वो समझ सकते हैं कि कलाकारों की क्या, मतलब ये हमारे एरिया में क्या कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो लोग, क्योंकि वो लंबे समय से इस फील्ड में है तो समझते हैं, वो समझते होंगे, तो कलाकारों के प्रति वो ज़्यादा सम्मानजनक सहयोग कर सकते हैं। सब कलाकार तो नहीं कर सकते। जो कलाकार काम कर रहा है, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो काम कर रहा है उसको सही तरह से काम करना चाहिए, जो राजनीति कर रहा है उसको खुल के राजनीति करनी चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, खुशी मिले उसको, क्योंकि मेहनत जो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन कला के प्रति समर्पित कर दिया है, तो उसको अगर मदद मिले तो बहुत अच्छी बात है। राम कुमार जी, एक आखिरी सवाल, जो बाहर बैठे दूर दराज इलाकों में कलाकार हैं, जो हमारी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके प्रति आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कला के माध्यम से? दूर बैठे जो भी कला प्रेमी कलाकार हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वहाँ मुझे कला के प्रति जो भी हमें आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा, वहाँ आप भ्रमण कीजिए, वहाँ देखिए, समझिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करते रहिए, मेरा यही आपसे उम्मीद है। राम कुमार जी, आप जॉब भी करते हैं या फ्रीलांस ही काम करते हैं? मैं फ्रीलांस ही कर रहा हूँ। मैं जॉब के लिए काफ़ी जगह से ऑफ़र भी मिला था, तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब के साथ साथ पूरी टाइम अपने काम में दे पाऊँगा, तो मैं सोचा कि अपने काम में ही फ्रीलांस ही काम करके मैं फ्रीलांस ही करूँ और अपने काम के प्रति ज़्यादा समय। जो कलाकार हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? फील्ड में काम करना चाहिए या उनको जॉब भी करनी चाहिए? अपनी परिस्थिति है, और
कोशिश सच्चे कलाकार का वो प्रयत्न होता ही है कि मैं भी फील्ड में रहूं, लेकिन परिस्थिति भी कभी कभी आदमी को हाँ कर मजबूर करती है। धन्यवाद राम कुमार जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी चर्चा हुई कला के। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे जाए। जय हिंद, जय भारत।